वेलकम क्लास। लास्ट वीडियोस के अंदर हम कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर कर रहे थे, तो उसी के अगले जो टॉपिक है मैं यहाँ कवर करवाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पिछले कुछ टाइम से बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैं एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। 1992-93 में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर के जो बैंक्स थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनको अलाउ कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। बेसिक मोटिव था कि कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट किया जा सके, तो इसके बेसिक मोटिव थे। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 25 के नियर अबाउट जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। 44 के नियर अबाउट फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांचेस इंडिया के अंदर ओपन करी हैं। तो गवर्नमेंट ने 49% की इनको परमिशन दे दी हैं एफडीआई की प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के लिए, जो ऑटोमेटिक रूट से होगा। और अगर अप्रूवल रूट से हैं कि जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए 74% तक का जो अप्रूवल है वो उनको मिल सकता है। देन सेकेंड पॉइंट इज लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन। पहले जो ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो रिजिड थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इस पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया है। तो बैंक्स को अपनी ब्रांच को एक्सपैंड करने के लिए जो उनको डिसीज़न लेना है, उनके लिए जो प्लान करना है, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे दी गई है। ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी में होता है कि इसका बेसिक मोटिव क्या होता है कि बैंक्स में आपस में कंपटीशन को बढ़ाया जाए। दिसंबर 2009 में बैंक्स को बिना किसी प्रायर परमिशन के आरबीआई की अपनी ब्रांचेस को ओपन करने का उनके पास पूरा एक राइट था। इधर वो रूरल एरिया में करना चाहते हैं, सेमी अर्बन एरिया में करना चाहते हैं, या अर्बन एरिया में करना चाहते हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 50,000 है। और सिटीज़ के अंदर जिनकी पॉपुलेशन 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो उनको अपनी ब्रांचेस को ओपन करने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कुछ रिफॉर्म्स के बाद इंटरेस्ट रेट को भी डी रेगुलराइज कर दिया गया है। पहले आरबीआई का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरफेरेंस होता था, लेकिन अब वो जो है उसको डी रेगुलराइज कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट 1992 से पहले आरबीआई के हाथों में ही होती थी, उनका डिसीज़न लेना, उनको डिटरमाइन करना, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, बहुत रिजिड सा सिस्टम था। 1992 से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया है। बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो डिपॉजिट के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर अपनी खुद की लोन इंटरेस्ट की रेट को डिसाइड कर सकते हैं, तो आरबीआई का कोई भी इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में फिनेंशियल सिस्टम के रिफॉर्म्स के लिए एक नरसिम कमेटी को अपॉइंट किया था, जिसे बैंकिंग सेक्टर को दो बार इसको अपॉइंट किया गया, नरसिम कमेटी 1 एंड नरसिम कमेटी 2। नरसिम कमेटी 1991 में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और दोबारा 1998 में इस कमेटी को अपॉइंट किया गया। कमेटी ने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बताए, उनको रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि जब हम कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाते हैं तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, रादर अपने जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है उनकी बजाय। तो कैपिटल जो एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पर होना चाहिए, जिससे हम अपने बैंकिंग सेक्टर की जो कैपिटल बेस की पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इन्होंने बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी की जो नॉर्म्स है वो 8% होना चाहिए, मतलब हर एक कमर्शियल जो बैंक्स हैं तो उनको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है उसको कम से कम 8% रखना चाहिए। अगर ये एक ऐसा रेशो है जिसमें मतलब
एक ऐसा रेशो होगा कि कैपिटल कितनी है और उनकी रिस्क वेटेड एसेट कितनी है, तो वो 8% होना ज़रूरी है। मतलब कितना प्रोटेक्शन का मार्जिन अवेलेबल होगा डिपॉजिटर और क्रेडिटर दोनों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन। कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म्स हैं उनके साथ साथ इनकम रिकॉग्निशन के भी नए नॉर्म्स बने, जिसमें एसेट को क्लासिफाई किया गया। और एसेट को क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बैंक के एसेट का जो क्लासिफिकेशन है, ताकि हम प्रोविज़न को क्रिएट कर सके, क्योंकि हमेशा बैंक के लिए सारी एसेट गुड नहीं होती हैं, उनमें से कुछ बैड भी हो सकती हैं, कुछ डाउटफुल भी हो सकती हैं। तो एसेट को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एसेट स्टैंडर्ड एसेट हो सकती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड एसेट क्या होती हैं, जिनके ऊपर जो अमाउंट है, इधर वो उनके डेप्ट की है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, दोनों की दोनों जो अमाउंट होती है वो ड्यू डेट के 90 दिनों के अंदर अंदर हमें मिल जाती हैं। अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो ये वो एसेट होती हैं जिनके ऊपर प्रिंसिपल या जिनका जो इंटरेस्ट जो है वो 90 डेज होने के बावजूद भी ड्यू डेट के बाद वो हमें नहीं मिला है। तो कुछ नए नॉर्म्स बने हैं एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके क्लासिफिकेशन के लिए, जिससे कि हमारे पास फिनेंशियल सिचुएशन की एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने हो। अगर हम स्टैंडर्ड एसेट की बात करें तो इसके अंदर इंटरेस्ट को हम एक एक्रूअल बेसिस पर भी हम इसको इनकम की तरह मान सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो उसके अंदर इनकम को कब इनकम माना जाएगा, जब वो हमें एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं जो इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सेल दियर शेयर्स। नरसिम कमेटी ने रिकमेंड किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी कैपिटल मार्केट में पहुंचने का राइट होना चाहिए, कि वो अपनी इक्विटी इशू कर सकती हैं। तो इसके लिए क्योंकि एक बैंक को अगर वो अपनी जो नीड है उनको वो पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए उनको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली अपने इक्विटी फंड को रेज कर सकता है। पब्लिक को अलाउ किया जा सकता है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 49% तक की कैपिटल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक था जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को सेल किया था। लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, बैंक्स को परमिट कर दिया गया है कि वो अपनी अमाउंट को एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि जो इनकी जो मनी मार्केट अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसके अंदर एक एप्रोप्रिएट रेटिंग होना ज़रूरी है। तो बैंक्स के पास ये फ्रीडम रहेगी कि अपनी मनी को वो अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोर बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग के काम को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए आरबीआई ने कोर बैंकिंग इन इंडिया स्टार्ट किया है। इससे क्या होता है कि कस्टमर का जो स्टेटस है, जो उनका चेंजिंग, पहले कस्टमर का स्टेटस क्या था, कस्टमर ऑफ अ ब्रांच, कि सिर्फ ब्रांच का ही कस्टमर उसको माना जाता था। लेकिन आज की डेट में कस्टमर ऑफ द बैंक बन चुका है, कि अगर एक कस्टमर बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लेता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो वो सेम अकाउंट को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ वो बैंक के कहीं भी किसी भी ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। इधर वो किसी भी अकाउंट बैंक के अंदर उसने अपना अकाउंट ओपन किया था, तो कोर बैंकिंग फैसिलिटी इस टाइम कस्टमर्स के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अब हम कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ई बैंकिंग की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आप जब चाहो किसी को भी पे कर सकते हो, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब कितनी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। जीपे की फैसिलिटी हैं, आप पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं पर भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करना भी इजी हो चुका है।
नेक्स्ट है डी पेनिट्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है। इस मशीन के थ्रू कस्टमर अपनी मनी विड्रॉ कर सकता है, मनी डिपॉजिट कर सकता है, बिल की पेमेंट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है और अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकता है। उसको किसी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना पड़ेगा। और ATM की जो फैसिलिटी होती है 24/7 आवर्स ये फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। ATM बूथ जो होते हैं आपको बैंक में विज़िट भी नहीं करना पड़ता और आप ATM बूथ से जाकर जो भी आपको रिक्वायर्ड है मनी विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं ATM से मनी विड्रॉ करने के लिए। ATM के नेटवर्क ऑलमोस्ट हर एक जगह पर हैं। ATM की कवरेज अब बढ़ चुकी हैं। ATM अगर एक पर्टिकुलर बैंक का होल्डर है और अपना जो ATM है वो किसी भी ATM पर उसको ऑपरेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ अपने ही बैंक में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और बैंक क्या करता है, साथ के साथ SMS अलर्ट भी भेज देता है कि जैसे ही आप मनी विड्रॉ करवाते हो तो आपके पास उसका जो SMS है वो साथ के साथ आ जाता है। नेक्स्ट है रिफॉर्म इन ट्रांसफ़र ऑफ फंड क्लियरिंग फैसिलिटी। RBI ने कई तरह के फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वगैरह ये फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो और भी कुछ रिफॉर्म्स हैं जैसे CRR, SLR वगैरह इनको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। अब बैंक्स को ये जो दोनों रेट्स हैं वो बहुत कम अपने पास कैश की फॉर्म में रखना होता है या RBI के पास जो CRR है वो कम डिपॉजिट करवाना होता है, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। बैंक्स ने अलाउ कर दिया है कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स उनको अलाउ किया है कि वो फ़ॉरेन मार्केट से भी मनी बोरो कर सकते हैं। फ्रॉड को रोकने के लिए जो इंटरनल चेक है और कंट्रोल वगैरह उनके सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। कमर्शियल बैंक्स ने डाइवर्सिफाइड अपनी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करने के भी एफर्ट्स किए गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ पहले सिर्फ डिपॉजिट या लोन ही होती थी, दो मेन एक्टिविटीज़, लेकिन अब इंश्योरेंस करना, डीमैट अकाउंट ओपन करना, म्यूचुअल फंड है, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ वगैरह की अंडरराइटिंग हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना, ट्रेड बिल की कलेक्शन करना, सिक्योरिटीज़ को इशू करना, तो ये सब एक्टिविटीज़ भी बैंक की बढ़ती जा रही हैं। पेमेंट बैंक जो है वो बहुत बैंकिंग कई तरह की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले कुछ सालों से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी ऑपरेशंस में। फिर आते हैं सजेशंस क्या हो सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बैंक को सबसे पहला तो अपने कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रिलेशनशिप बैंकिंग को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है जो उनके कस्टमर्स के साथ होते हैं। तो बैंक एम्प्लॉय को कस्टमर के साथ पोलाइट और फ्रेंडली होना चाहिए। कस्टमर्स की कंप्लेंट को दूर करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। बैंक को बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दिनेस को प्रॉपरली चेक करना चाहिए। रिसर्च एंड मार्केट सर्वे यूनिट बैंक को एस्टैब्लिश करने चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बैंक को दूर रहना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अपने सर्विस चार्जेस को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जैसे बैंक कई तरह के चार्जेस लिवाई करता है, कलेक्शन चेक के करने के ऊपर, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के ऊपर, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के ऊपर, तो इन सबको उसको कम करना चाहिए। पब्लिक जो डीलिंग आवर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है। देन IT को अडोप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने जो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को अरेंज करना चाहिए, जिससे उनको लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में उनको पता चले। और जो वीक पब्लिक सेक्टर है उनको मर्ज कर देना चाहिए हेल्दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो इस तरह से जो इंडिया के जो बैंक्स हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया है, उसको मेंटेन किया है। तो बैंक्स की और क्या रिक्वायरमेंट है कि उनको नए बिज़नेस के अंदर एंटर करना चाहिए, काम करने के नए तरीक़ों को डेवलप करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना चाहिए और कस्टमर की जो सर्विसेज हैं
उसकी क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए। तो अगर बैंक्स एक इम्प्रूव्ड फॉर्म में काम करेंगे तो इससे जो पूरा का पूरा हमारा इंडियन फिनेंशियल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। So with this we come to the end of the chapter. Thank you.